आवाज। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। बताओ भाई, चल रही है क्लास? एक बार रिफ्रेश कर लो एक बार, पता नहीं क्या हो गया था, अभी चली नहीं जैसे तैसे चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, शुरू करेंगे आज की क्लास। शुरू करेंगे भाई, वर्ब पढ़ रहे थे कल, और कल जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो ये था कुछ, है ना? ये था कि ऑर्डर वर्ब हो गई, डिमांड वर्ब हो गई, कंट्रोल वर्ब हो गई, अप्रोच वर्ब हो गई, इन सभी के साथ में हम प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते। ठीक है, इन सभी के साथ में हम प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते। कल की क्लास का अंतिम पॉइंट यही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? और भाई आज सुबह मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई, ड्यू टू थोड़ा सा ना कफ हो गया था, आवाज निकल नहीं रही थी। तो आवाज ना निकलने की वजह से, अब आवाज नहीं निकलेगी तो क्लास कैसे होगी बताओ? चलो भाई। तो ये सब आपके क्या हैं? वर्ब हैं। और जब, और इसके अलावा देखो भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब के मैंने दो पॉइंट आपको लिखाए थे। पहला, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती है। दूसरा, इनको पैसिव में यूज नहीं करते हैं। प्रेपोजिशन वाले कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया, और बता देता हूँ और एग्जांपल देके। एग्जांपल जैसे कि नोट करेंगे भाई, एग्जांपल और एग्जांपल दे देता हूँ इस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा एक, ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, द लायन अटैक्ड, द लायन अटैक्ड ऑन द मैन। बताओ भाई, एरर जल्दी जल्दी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दे डिमांडेड फॉर मनी। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, और कौन सी वर्ब पे बताने एग्जांपल, एंटर वर्ब को भी ले लेते हैं। सी एंटर्ड इनटू द रूम। नंबर चार, ही वॉज या ही हैज बीन ही वॉज वेटिंग, ही वॉज awaiting for this opportunity. There was a huge demand for money.
बताओ भाई, ध्यान देंगे भाई एक बार क्वेश्चंस पे। पहला सेंटेंस हमने देखा, द लायन अटैक्ड ऑन द मैन। भाई अटैक जब आपकी वर्ब होती है तो इसके साथ में आपको ऑन प्रेपोजिशन की यूज नहीं करना है भाई, ठीक है, तो ऑन आपका नहीं आएगा। दूसरा देखा, दे डिमांडेड फॉर मनी। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिमांडेड आपकी वर्ब है, डिमांड जब वर्ब होती है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन फॉर नहीं आएगा, दे डिमांडेड मनी। नेक्स्ट देखेंगे, सी एंटर्ड इनटू द रूम। भाई जब एंटर देखो दो सेंस में यूज करते हैं, इस एंटर को यहां पे और समझा देता हूं डिटेल में। एंटर को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली बात यह है कि एंटर को हम किसी बिल्डिंग वगैरह में के लिए यूज करें। किसके लिए भाई? बिल्डिंग वगैरह के लिए, ठीक है। यानी कि यहां पे जो इसका सेंस है ये पूरा प्रॉपर सेंस आता है, और ये जो दूसरा इसका सेंस होता है किसी झगड़े में शामिल हो जाना, ठीक है, या फिर किसी एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं तो किसी समझौते में यानी कि एग्रीमेंट में शामिल हो जाना। जब हम किसी ऐसी चीज में शामिल हो रहे हैं जिसमें हम फिजिकली शामिल नहीं हुए, देखो एंटर हुए हम किसी बिल्डिंग में तो हम अंदर बिल्डिंग में खुद चले गए, लेकिन हम कहे कि यार हम तो इस झगड़े में शामिल हो गए, तो ऐसा थोड़ी ना चल के झगड़े के अंदर चले गए, नहीं ना, हम झगड़े के अंदर नहीं गए। जब एंटर का मतलब होता है बेसिकली क्या, किसी चीज में शामिल होना, शामिल होना, किसी चीज में शामिल होने का जब सेंस होता है तो इसके साथ में इनटू आता है, ठीक है। और जब एंटर का मतलब होता है किसी के अंदर घुसना, अंदर जाना, ऐसे केस में एंटर के साथ में इनटू नहीं आता है। जैसे कि मैंने लिखा, ही डिड नॉट एंटर इनटू माय ऑफिस। एक तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, दे दे एंटर्ड द एग्रीमेंट या एन एग्रीमेंट। आ जाओ भाई, देखो एक बार ध्यान देंगे, यहां पे एंटर हुआ है ऑफिस में, ऑफिस तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अंदर चला गया, तो ऐसे केस में इनटू नहीं आता है। तो यहां पे एंटर के साथ में इनटू नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पे फिजिकली जा रहे हैं। यहां पे एग्रीमेंट लिखा है तो ऐसे केस में इनटू आएगा क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर आप नहीं जा रहे हो, एग्रीमेंट में आप शामिल हो रहे हो, ठीक है, एग्रीमेंट में आप शामिल हो रहे हो। तो ये आपका एक डिफरेंस आ जाता है, देखेंगे इधर। अब यहां पे क्योंकि क्या है, एंटर द रूम है, रूम के तो अंदर जाने का सेंस है, अंदर जाने का सेंस है, तो इनटू नहीं आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन आपने देखा, ही वॉज अवेटिंग फॉर। भाई ध्यान देंगे, वेट के साथ में तो आता है, वेट फॉर एकदम सही है, लेकिन अवेट फॉर एकदम गलत है, यहां पे फॉर आपका नहीं आता। तो यहां पे अवेट लिख रखा है, इसका मतलब है फॉर नहीं आएगा, ठीक है। देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड। अब आपने देखा ए आर्टिकल आया है, ए आर्टिकल भाई किसके लिए आते हैं, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए। तो आप कहोगे कि डिमांड आपका क्या है, नाउन है, और ह्यूज आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है उस नाउन के लिए। कैसी डिमांड थी, बहुत तगड़ी डिमांड थी ह्यूज। और अगर नाउन है तो नाउन के बाद में ऑफ आ सकता है। यहां डिमांड वर्ब थी तो ऑफ नहीं आया, यहां पे डिमांड आपका नाउन है इसीलिए मतलब ऑफ नहीं, फॉर, ठीक है। यहां डिमांड आपका वर्ब था तो फॉर नहीं आया, यहां पे डिमांड आपका नाउन है इसीलिए फॉर एकदम करेक्ट है, सही है, ठीक है। चलेंगे भाई आगे, नेक्स्ट। तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन वर्ब पे भाई सब पे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे सारे वर्ब जो हैं सब पे क्वेश्चंस आते हैं। एंटर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको भी मार्क करवा दूं भाई, चलो जो जो जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको मार्क कर लो। ऑर्डर पे कम आते हैं, डिमांड पे आने का चांस रहता है हमेशा, ठीक है। कंट्रोल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कंट्रोल पे एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको एक बार। जैसे मैंने लिखा,
he has no control on his children। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, he does not control on his children। दोनों सेंटेंसेस को देखो और बताओ एक बार। कंट्रोल पे आ गया, अटैक पे मैंने बता दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल, और लैक पे बता दिया। He invaded into the country in early 1600। देखो पहले वाला देखा, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है भाई, हैज आपकी वर्ब है। अब देखो ये जो नो है ना, ये होता है एक डिटर्मिनर। क्या होता है भाई? डिटर्मिनर। मैंने इस पे ना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, एक चैनल है प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके, ठीक है, उसको पहले मेरा कजन चलाता था, वो उस पर कुछ भी डालता रहता था। अब मैं उसको खुद से उस पर कुछ शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करा हमने ग्रामर के। मैंने उस पर आज ही एक वीडियो डाली थी जहाँ पे नो का और नॉट का डिफरेंस समझा रखा है, नन का और नथिंग का डिफरेंस समझा रखा है ना। शॉर्ट्स में वीडियो थी वो। तो नो में मैंने वहां भी समझाया था ये कि नो आपका क्या है, एक डिटर्मिनर है, और नॉट आपका क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। नो जो है हमेशा और हमेशा एक नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आता है? नाउन के। और नॉट जो है वो आपका किससे पहले आता है? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब देखो क्योंकि ये डिटर्मिनर है तो ये कंट्रोल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा कि नहीं भाई? एकदम सही बात है। और अगर ये नाउन है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन ऑन एकदम करेक्ट है, और हिज चिल्ड्रन इस प्रेपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे देखो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब नॉट आया है तो नॉट के इधर क्या रही होगी? हेल्पिंग वर्ब, और इधर क्या रही होगी? मेन वर्ब। तो अब की बार कंट्रोल आपका क्या है? मेन वर्ब है। और अगर मेन वर्ब है आपका तो इसका मतलब है इसके साथ में ऑन नहीं आ सकता। तो जब कंट्रोल आपका वर्ब होता है तो इसके साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही इन्वेडेड, भाई इन्वेड के साथ में इनटू नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ में भी इनटू नहीं आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर है सबको? आ जाओ, अब आगे बढ़ेंगे भाई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, देखो कुछ ये वर्ब है इनको भी ध्यान रख लेंगे, जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। सेल जैसे वर्ब है। सेल का मतलब होता है भाई बेचना या किसी चीज का खुद से बिकना, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं आई एम सेलिंग इट, इसका मतलब मैं किसी चीज को बेच रहा हूं, और यहां पे ये ट्रांजिटिव है। और हम ये भी कह सकते हैं दिस बुक इज सेलिंग, ये बुक बिक रही है, ठीक है। तो सेल वर्ब ये भी दिखा सकती है कि कोई कुछ बेच रहा है, और ये भी दिखा सकते हैं कि कोई खुद से बिक रहा है, ठीक है। तो बेचना और खुद से बिकना दोनों दिखा सकता है ये। ऐसे ही देखोगे इन्वेड का मतलब होता है भाई किसी पे आक्रमण करना। इन्वेड का अरे इन ऑन एट नहीं आ सकता तो इनटू भी नहीं आ सकता इन्वेड के साथ।
यस चौधरी। इन्वेड के साथ ना एट आ सकता है, ना ऑन आ सकता है, ना इन आ सकता है, ना इनटू आ सकता है। देखो भाई, ऐसे ही देखो स्टॉप, हम चाहें तो आई कैन स्टॉप, मैं रुक सकता हूं, और मैं किसी चीज को रोक भी सकता हूं। तो स्टॉप का मतलब रुकना और रोकना दोनों होते हैं। रुकना भी हो सकता है और रोकना भी। ऐसे ही आप देखोगे स्टार्ट का मतलब हम किसी चीज को स्टार्ट कर भी सकते हैं और हम खुद भी स्टार्ट हो सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं आई स्टार्टेड द कार। समझना, इसमें अक्सर डाउट रहता है बच्चों को। और हम ये भी लिख सकते हैं द कार स्टार्टेड, कार स्टार्ट हुई या हमने कार स्टार्ट की, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बताऊंगा भाई, इंपॉर्टेंट को दोबारा से बता दूंगा, फिलहाल इस पे आ जाओ। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे फ्लाई, फ्लाई के दोनों मीनिंग हो सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द बर्ड इज फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। और हम ये भी कह सकते हैं आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक काइट उड़ा रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी दोनों सेंस में देती है। क्लोज, हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोज का मतलब होता है बंद करना, हमने किसी चीज को बंद कर दिया। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं क्लोज का मतलब किसी चीज का बंद होना, हमने कहा दुकान बहुत जल्द बंद होने वाली है, द शॉप इज क्लोजिंग सून, द शॉप इज क्लोजिंग सून। और हम ये भी कह सकते हैं वी आर क्लोजिंग द शॉप, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ऐसे ही ओपन भी सेम, किसी चीज का ओपन होना भी हो सकता है और कोई किसी चीज को ओपन कर भी सकता है। ऐसे ही बॉयल, हम ये भी कह सकते हैं कि हम एग को बॉयल कर रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि एग बॉयल हो रहे हैं। ऐसे ही कुक, हम ये भी कह सकते हैं कि हम खाना पका रहे हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि खाना पक रहा है। ऐसे ही भाई स्प्रेड, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने किसी चीज को फैला दिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज फैल गई। ठीक है, ऐसे ही मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, हम ये भी कह सकते हैं कि हमने किसी चीज को पिघला दिया, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज पिघल गई। ऐसे ही प्रूव, हम ये भी कह सकते हैं हमने किसी चीज को प्रूव किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, ऐसे ही रन, किसी चीज को दौड़ाना है तो भी रन कहते हैं, और किसी को दौड़ना है तो भी रन कहते हैं। ऐसे ही चेंज, हमने कहा तुम तो बदल गई हो, यू हैव चेंज्ड, और हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें बदल दिया है, आई हैव चेंज्ड यू, है ना। ऐसे ही ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, और ब्रेक का मतलब भी हो सकता है तोड़ना। तो अगर कोई चीज टूट गई, मैंने कहा इट ब्रोक, ये टूट गया, और मैंने कहा आई ब्रोक इट, मैंने इसे तोड़ दिया, दोनों सेंस पॉसिबल होते हैं। ऐसे ही बर्न, बर्न का मतलब जलना और या फिर जलाना, मैंने कहा चलो इसको जलाकर भस्म कर दो, बर्न इट, जला दो इसे, और हमने कहा इट बर्न्स, ये जलती है, दोनों सेंस पॉसिबल है। ऐसे ही ग्रो, आप किसी को बढ़ा रहे हो तो आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हो, आई एम ग्रोइंग अ ट्री, आई एम ग्रोइंग अ प्लांट, और हम कह सकते हैं माई प्लांट इज ग्रोइंग, दोनों तरीके से। हाइड, मैं ये भी कह सकता हूं मैंने किसी चीज को छिपा दिया, ये देखो मैंने मार्क कर लिया, छिपा दिया, और मैं ये भी कह सकता हूं देखो मैं छिप गया, तो हाइड, दोनों ही केस में। तो आप देखोगे कि इसके दोनों सेंस पॉसिबल होते हैं। तो कई बार जब ऐसा सेंटेंस आता है ना, द बुक इज सेलिंग, आप कहोगे सर बुक क्या क्या बेच रही है। हमेशा सेल का मतलब ये नहीं कि बुक कुछ बेच रही है, सेल का ये भी मतलब हो सकता है कि बुक खुद से बिक रही है, उसकी सेल हो रही है। ठीक है, तो आप पाओगे कि ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में लिखने की जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बात क्लियर है भाई। डिमांड मेन वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। नाउन होगी तो नाउन का फंक्शन कर रही होगी, या तो सब्जेक्ट होगी किसी का या ऑब्जेक्ट होगी, और वर्ब होगी तो वर्ब का काम कर रही होगी। यार कैसी बातें करते हो कभी कभी आप। बॉयल, भाई बॉयल का मतलब होता है उबालना, जैसे अंडे बॉयल करते हैं ना, हम उबालते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द वाटर बॉयल्स, ये जो हमारे सामने पानी रखा है ये वाला द वाटर। ठीक है, अगर जनरल सेंस में कहें तो हम कह सकते हैं वाटर, यानी कि जनरल, तो वाटर बॉयल्स, और हम ये भी कह सकते हैं वी आर बॉइलिंग वाटर, दोनों ठीक है, दोनों तरीके से करेक्ट है। ठीक है, सो ये आपकी सारी की सारी ऐसी वर्ब है। ऐसी और भी वर्ब पॉसिबल होती हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपके एग्जाम में काम आती हैं और जो आपको जरूरत पड़ती है सीखने की, वो मैंने आपको यहां बता दी है। क्लियर है भाई, एक बार बताओ सारे लोग। फिर दोबारा से वहीं पहुंचता हूं कि जो इंपॉर्टेंट वर्ब थी उनको एक बार मार्क करवा देता हूं, ये वाली।
आ जाओ। तो एक तो मैंने कहा डिमांड को मार्क कर लो भाई, डिमांड नाउन और वर्ब दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल को भी आप मार्क कर लेना भाई, ये भी अक्सर करके एग्जाम में आ जाता है। अप्रोच को भी याद रखना, ये भी आ जाता है भाई, अप्रोच भी अक्सर करके पूछ लिया जाता है, और खास करके पूछा जाता है लैक। क्या पूछा जाता है? लैक, ठीक है। आगे देखो, उसके अलावा भाई अटैक को पूछ लिया जाता है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस और एम्फेसाइज, इन दोनों का लगभग सेम सेंस होता है, इनको भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अफेक्ट को या रीच को, रीच पे क्वेश्चंस आते हैं भाई, रीच के साथ में टू, एट या इन नहीं आता है, ध्यान देना, ठीक है। उसके अलावा एंटर पे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको भी मार्क कर लो स्टार। उसके अलावा बोर्ड पे कम क्वेश्चन आते हैं, टेल पे आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेल के साथ टू नहीं आता है। डिस्कस पे खूब क्वेश्चन आते हैं भाई, डिस्क्राइब पे आ सकता है लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क कर लेते हैं। उसके अलावा इन्वेड पे आ सकता है, इन्वेस्टिगेट पे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। रेसिस्ट पे नहीं आएगा, रिकमेंड पे बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। ओवरकम पे क्वेश्चन आने का चांस रहता है भाई, ओवरकम के साथ में फॉर नहीं आता, फ्रॉम नहीं आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट के साथ में टू नहीं आता है। रिजेंबल को भाई इंपॉर्टेंट है, मार्क याद कर लेना, रिजेंबल के साथ में एक तो लाइक नहीं आता है, और दूसरा रिजेंबल को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। साइन के साथ में आने के चांसेस हैं, उतना ज्यादा नहीं। असिस्ट, हेल्प, इन्फॉर्म, पास, कॉम्प्रोमाइज, ये अवेट पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं जबरदस्त तरीके से। उसके अलावा फ्ली पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। कंप्राइज पे क्वेश्चन खूब आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये सब पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं भाई। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है वो ये है। देखो भाई जल्दी से एक बार देखेंगे इसको और आंसर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है भाई, ध्यान देंगे। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी तो ये पैसिव बनाती है। क्या आ जाए भाई, बी प्लस V3 क्या बनाएगी, पैसिव बनाएगी। पैसिव हम कब लगाते हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाए, यानी कि जिसने एक्शन किया है वो बाद में लिखा जाए, तो यानी कि एक्शन करने वाला जो है वो बाद में आए और एक्शन जिस चीज के ऊपर हुआ है वो पहले आ जाए, तो पैसिव का यूज करते हैं, ठीक है। बेटा युवराज 2 थप्पड़ मारूंगा। कह रहा है सर ये आप एरर करवा रहे हो कि वर्ब करवा रहे हो। अबे कह रहा है एरर डिटेक्शन करवा रहे हो कि वर्ब करवा रहे हो, उल्टा लटका दूंगा, फिर समझ आएगा कि वर्ब करा रहा हूं या एरर डिटेक्शन। फ्ली का मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना, फ्ली मतलब किसी जगह से भाग जाना। इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे फोकस करना, इम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे फोकस करना। स्टॉप का भी बताया था भाई, स्टॉप का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज चल रही है, मैंने कहा यार ये यहाँ पे टीवी चल रही है इसको बंद करो, स्टॉप कर दो इसको, और मैं भी ये भी कह सकता हूँ कार आई और रुक गई यानी कि स्टॉप हो गई, ठीक है। और युवराज ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत मारूंगा। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसे दिखना, रिजेंबल का मतलब होता है किसी के जैसे लिखना। बेटा ये जो एरर डिटेक्शन होता है ना ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, पूरी ग्रामर में जब जब पढ़ेंगे तो 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला इंप्रूवमेंट का, दूसरा एरर डिटेक्शन का, और तीसरा फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उनमें ये तीनों क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे भाई। ब्रेक का मतलब तोड़ना, ब्रेक का मतलब तोड़ना। फ्ली का मतलब कहीं से भाग जाना। अवेट का मतलब किसी चीज का इंतजार करना, जो वेट का होता है वही होता है अवेट का भी। कैसे पहचानते हैं, जो मैं पहचानना सिखा रहा हूं वैसे ही पहचानते हैं। धोखेबाज लड़की, कैसे नाम रख लेते हो यार तुम लोग, ये क्या नाम है ये, धोखेबाज लड़की है। रुक जाओ तेरा स्क्रीनशॉट लेता हूं और फिर मैं तुम्हें मैसेज करूंगा आज। धोखेबाज लड़की ऐप से तुम्हारा नंबर निकाल के ना कहाँ कहाँ धोखे दिए हैं तुमने फिर बताऊंगा मैं।
स्प्रेड का मतलब फैलना या फैलाना, दोनों मीनिंग होते हैं स्प्रेड के। और स्प्रेड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में सेम रहता है, सेम रहता है, सेम। आ जाओ भाई, आ जाते हैं यहाँ पे। तो बी प्लस बी थ्री पैसिव बनाता है। पैसिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वो आपका डूअर नहीं होता है। सामान्यतः सब्जेक्ट ही एक्शन करता है, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है। तो यही होता है पैसिव। आ जाओ, वेन आई रीच्ड देयर। अब देखो भाई, वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा, राधिका वॉज गोन होम। अब देखो ये वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, मानते हो, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बी प्लस बी थ्री क्या दिखा रहा है, पैसिव। लेकिन क्या गो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है? आप कहोगे नहीं, गो में तो एक्शन है ही नहीं ऐसा। गो में कभी हम ये कह सकते हैं गो वॉट? नहीं कह सकते भाई। गो का एक्शन कर कौन रहा है, राधिका ही कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे पैसिव पॉसिबल नहीं है। और पैसिव अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लिखेंगे राधिका हैड गॉन, लिख सकते हैं इसकी जगह पे। पहला ऑप्शन क्या है कि हम हैड गॉन लिख दें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हम सिंपल वेंट लिख दें। जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो। वॉज गॉन गलत है, ये पक्का है। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ पीपल वर डाइड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। अ लॉट ऑफ पीपल सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डाइड मेन वर्ब। तो अगेन आप देखोगे वर क्या है, बी की फॉर्म, और डाइड आपकी थर्ड फॉर्म। तो भाई ये तो गलत हो गया। क्यों? डाई वर्ब तो इंट्रांजिटिव, ऐसा थोड़ी ना कि मैं मरा और मेरे मरने का एक्शन किसी और पर ट्रांसफर हो जाए, वो तो है नहीं भाई। जो मरता है वो मरता है। दो वर्ब होती हैं, एक होती है डाई जिसका मतलब होता है मरना, और एक होती है किल जिसका मतलब होता है मारना। मारने में एक्शन ट्रांसफर होता है। अगर आपने मारा, मारने का काम आपने किया, सामने वाला मर गया, तो यू किल्ड हिम। तो किल आपकी ट्रांजिटिव होती है, वो पैसिव में आ सकती है। डाई इंट्रांजिटिव होती है, ये पैसिव में नहीं आ सकती है। तो इसको भी हम एक्टिव में कैसे लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। तो या फिर हम लिख सकते हैं वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए थे। या तो वर किल्ड लिख दो या फिर डाइड लिख दो, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। या तो सिंपल V2 छोड़ दीजिए, या तो सिंपल V2 या फिर वर प्लस किल्ड। भाई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की सीट दे देंगे, चिंता ना करें। देवर स्विम अक्रॉस द रिवर। अब भाई स्विम का मतलब होता है तैरना। अब आप जब तैरते हो तो ये तो है नहीं कि आप तैरे, आपका एक्शन ट्रांसफर हुआ और कोई और तैर गया, ऐसा होता है नहीं। ये भी ऐसी वर्ब है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एक्शन नहीं है, इसका मतलब है इंट्रांजिटिव है। अगर इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है वर प्लस V3 आ नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ये लिखोगे कि यहाँ पे वर नहीं आएगा और दे स्विम नहीं होगा, सेकंड फॉर्म लगानी है, स्वयं लिखोगे, SWAM। नेक्स्ट देखोगे, वेन माई फ्रेंड वॉज कम लास्ट नाइट। जब मेरा दोस्त पिछली रात आया, वेन माई फ्रेंड वॉज कम लास्ट नाइट, वेन माई फ्रेंड वॉज कम। अब देखो आना एक ऐसा एक्शन है जो कि ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट नाइट से पता चल रहा है पास्ट है, पास्ट है तो V2 आ जाएगी जो कि केम हो जाएगा। हैड गॉन कैसे आया भाई, एक्टिव सेंटेंस है तो हेड प्लस V3 लगा सकते हैं एक्टिव में, पास्ट परफेक्ट टेंस बना देगा। क्या दिक्कत है उसमें, हेड गॉन में? हेड गॉन में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। और दूसरा देखोगे, वॉज ऑलरेडी स्लेप्ट लिख रखा है। सोना भी भाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पे भी बी प्लस V3 यानी पैसिव नहीं लिख सकते हो, तो वॉज स्लेप्ट नहीं आएगा, हैड स्लेप्ट लिख सकते हो। भाई ऑलरेडी की वजह से परफेक्ट टेंस आता है, और परफेक्ट टेंस आता है यानी कि हैड प्लस V3। सुनो भाई, अगर मैं लिखूं डू, डज या फिर डिड, इसके बाद में हमेशा और हमेशा आपका क्या आता है, V1। क्या आता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये कौन से स्ट्रक्चर को दिखाता है, एक्टिव को। ठीक बात है, अब तो समझ आ रहा है, और बेसिक से बता रहा हूं। अगर मैं इसी का पैसिव देखूं तो आपका क्या आ सकता है, इज, एम,
आर या फिर वॉज या फिर वर। अगर मैं इसके बाद में V3 लिखूं तो ये क्या दिखाता है? पैसिव। ऊपर वाला कौन सा टेंस दिखाता है? या फिर सिंपल अगर V1 या V2 भी लिख रहे हैं ना भाई, तो भी वो क्या होता है? अगर मैंने यहां पे V1 लिखा है या सिंपल V2 लिखा है तो ये सब आपके एक्टिव होते हैं और ये इंडेफिनिट टेंस दिखाता है। और कौन सा इंडेफिनिट? अगर V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर V2 है तो पास्ट इंडेफिनिट दिखाता है। डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट। ये इस तरीके से दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर इन्हीं के बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई हो तो पहली बात तो ये है कि क्या होता है? ये एक्टिव। और टेंस कौन सा होता है भाई? ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कौन सा टेंस होता है भाई? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। और किसका कॉन्टिन्यूअस बनाएगा? तो देखो, इज एम आर है तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही अगर इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस में क्या आ रखा हो? बीइंग, और प्लस में आपकी आ जाए थर्ड फॉर्म, तो देखो ये आपका क्या बना देगा? पैसिव। भाई देखो ध्यान से देख लेना इनको, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें, मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा इनको। ठीक है, पैसिव है लेकिन टेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव है। ये भी इंडेफिनिट टेंस का ही है भाई। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपके सेंटेंस में आ जाए हैज या फिर हैव या फिर हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, तो भाई ये होता है एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। एक्टिव में टेंस कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है भाई? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई काम हो चुका है। लेकिन अगर हैज, हैव और हैड के साथ बीन भी आए और फिर V3 आए तो ये बनेगा पैसिव। क्या बनेगा? पैसिव। और कौन सा पैसिव बनेगा? तो आप कहोगे ये भी भाई परफेक्ट टेंस ही बनता है लेकिन होता पैसिव है। ठीक है, और देखेंगे। हैज, हैव, हैड प्लस में बीन आए और V3 ना आके क्या आ जाए? आईएनजी फॉर्म आ जाए तो फिर से क्या बनेगा? एक्टिव। और किसका एक्टिव बनेगा? तो आप कहोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव बनेगा। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव बनेगा। अगर कहीं पे भी, अगर कहीं पे सिर्फ इतना आए तो एक बार बताओ क्या बनेगा? हैज, हैव, हैड प्लस बीन आ जाए और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आए। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप सब जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है या तो कोई नाउन आए या फिर कोई एडजेक्टिव आए। तो ऐसे केस में ये एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा? अगर एक्टिव बनेगा तो किस चीज का एक्टिव बनेगा? अगर पैसिव बनेगा तो किस चीज का पैसिव? बताओ जल्दी जल्दी। भाई इसको याद नहीं करना होता, इन चीजों को समझना होता है। ठीक है, ये सब समझना होता है। याद कैसे करेंगे इनको? सुबह शाम चाय के साथ दो दो स्ट्रक्चर,
हो जाएंगे याद। भाई ध्यान देना, पैसिव बनने की कंडीशन होती है बी प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। क्या इसमें थर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। तो थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है ये पैसिव नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है क्या बनेगा? एक्टिव। पहली बात तो क्या बना? एक्टिव। दूसरी बात, टेंस कौन सा बनेगा भाई? देखो ये तो वर्ब है नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, नाउन या एडजेक्टिव है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो वर्ब आपकी क्या बनेगी? ये मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस बनाती है? तो परफेक्ट टेंस बनाती है। तो ये परफेक्ट टेंस बनेगा आपका। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, सिर्फ परफेक्ट बनेगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी आता है, इसमें आईएनजी है नहीं। ठीक है, इसमें आईएनजी है नहीं। हैज हैव हैड, भाई हैड लिख लो, गलती से हैज दोबारा लिख गया है, क्या हो गया इसमें? आ जाओ भाई। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देख लेना कि क्यों एक्टिव थे, क्यों पैसिव। अब एक बार इन सेंटेंसेस को देखो। ही डैश इन वेन, ही डैश इन वेन, देखेंगे भाई क्या आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। किल्ड आना चाहिए, डाइड आना चाहिए, डेकोरेटेड आना चाहिए, या वॉज एक्सपायर्ड आना चाहिए? देखो एक बार, पहली बात अगर हम ये कहें ही किल्ड, तो ही किल्ड हुम, भाई किसको मारा? इन वेन का मतलब है बेकार में। इसका मीनिंग क्या होता है भाई? बेकार में, कहते हैं ना बिना बात। ठीक है, हुम, हुम का उत्तर यहां पे है नहीं, हमने कहा कि उसने बिना बात मारा। भाई किसको मारा बिना बात? तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता। डेकोरेटेड, किस चीज को डेकोरेट किया ये भी नहीं पता हमें। भाई वॉज एक्सपायर्ड, एक्सपायर होने का मतलब होता है खत्म होना, मरना। और अगर कोई खत्म हो रहा है तो उसमें एक्शन तो है ही नहीं, मतलब एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा ना। एक्शन, अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये पैसिव में नहीं आ सकता। और पैसिव में नहीं आ सकता है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव दिखा रही है। भाई इज एम आर वॉज बर, इनके बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या दिखा रही है? पैसिव। तो ये पैसिव तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब है आपकी डाइड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ही डाइड इन वैन, यानी कि वो बिना बात या बेकार में मर गया, बेकार में मर गया। तो वॉज एक्सपायर्ड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई और एक्सपायर नहीं कर रहा उसको, वो खुद मर गया, पैसे पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेंटेंस, देवर डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूजन इनसाइड देयर। इलेक्ट्रोक्यूजन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने से मृत्यु, बिजली का करंट लगने से जो मृत्यु होती है उसको इलेक्ट्रोक्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं देवर डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूजन इनसाइड देयर अपार्टमेंट द प्रीवियस नाइट। तो भाई देवर डाइड लिख रखा है, तो देवर डाइड तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये तो आपका कैसा सेंटेंस है? डाई वर्ब तो ऐसी है जिसमें एक्शन ट्रांसफर नहीं है, अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं है तो पैसे पॉसिबल नहीं है, तो दे डाइड हो जाएगा। ठीक है, दे डाइड हो जाएगा, दे डाइड। या फिर हम इसको दे वर किल्ड भी लिख सकते हैं। हाँ यार, एक ये स्पेलिंग है VAIN होता है भाई, इसको सही कर लेना, VAIN, इन वेन। ठीक है, आगे देखेंगे। इट हैज बीन हैपन्ड, भाई कोई चीज अगर हुई है
तो क्या एक्शन ट्रांसफर हुआ? मैंने कहा ऐसा तो बहुत बार हो चुका है तो कोई उसमें पैसिव सेंस नहीं है। अगर पैसिव सेंस नहीं है तो इसका मतलब है भाई कि हैज बीन नहीं आएगा, हैज हैपेंड हो जाएगा। हैज प्लस वी थ्री एक्टिव होता है, हैज बीन प्लस वी थ्री पैसिव होता है। पैसिव नहीं चाहिए, एक्टिव चाहिए। आगे देखो, वी हैव बीन गॉन, भाई गो वर्ब तो इंट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है तो पैसिव नहीं आएगा, तो बीन हट गया। दिस थ्योरी वॉज केम, तो भाई दिस थ्योरी कम आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वॉज नहीं आएगा। भाई डाई का मीनिंग मरना होता है और एक्सपायर का मतलब भी मरना होता है, मारना नहीं। मारना किल्ड होता है। ठीक है भाई, ये पार्ट है आपका पूरा का पूरा बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे यूज करना चाहिए और कैसे नहीं यूज करना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे भाई इसी पे बेस्ड ले और लाई का डिफरेंस। इन वर्ब को भी भाई हम, जो आपने देखा होगा ले कब आता है और लाई कब आता है, ये सब आपको बहुत कंफ्यूज करती आई है हमेशा। अब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा फाइनली आप लोगों का। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, अब ये कंफ्यूजन खत्म होना ही पड़ेगा। इसको कैसे होना पड़ेगा एक बार जानेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले आप ले वर्ब को लिख लेंगे और दूसरा आप यहां पे लाई वर्ब को लिख लेंगे। ठीक है, ले आपकी कैसी वर्ब है? तो आप कहोगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है भाई? ट्रांजिटिव। और लाई आपकी कैसी वर्ब है? तो आप कहोगे इंट्रांजिटिव है। पहला डिफरेंस, अगर ये ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर ये इंट्रांजिटिव है तो इसका मतलब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेके अगर मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग। इंग्लिश में बोले तो वैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका मीनिंग हो सकता है किसी चीज को लिटाना, इसका मीनिंग हो सकता है किसी चीज को रख देना। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है किसी चीज को एक तरीके से बेसिकली ऐसे लिटा देना किसी को, है ना। और लाई का मतलब होता है लेटना, लेटना, आराम करना, पड़े हुए होना, रखे हुए होना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेटना, रखे हुए होना, ईटीसी। मीनिंग वाइज जाओगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। अगर मीनिंग वाइज जाओगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो फिर सही कैसे करें कि गलती भी ना हो और मीनिंग भी समझ आ जाए, सारे काम हो जाए? तो भाई आपको हमेशा इस वर्ब, ऐसी वर्ब जब भी आए तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखना होता है। क्या देखना होता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ले वर्ब है वो क्या है? ट्रांजिटिव। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड। क्या होती है? लेड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भाई? लेड। और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो बेसिकली होती है लेइंग। क्या होती है? लेइंग। ठीक है, और जो लाई आपकी वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले। आप कहोगे ये तो सर यहां थी। सुनोगे भाई, इनट्रांजिटिव के केस में सेकंड फॉर्म ले है और ट्रांजिटिव के केस में फर्स्ट फॉर्म ले है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लेड की, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म की, तो वो होती है लेन। क्या होती है? लेन। और अगर आईएनजी फॉर्म की बात करें तो वो होती है लाइंग, LYING। कंफ्यूजन इतना ही नहीं है, कंफ्यूजन और भी है। अब आप कहोगे ये नया कौन सा कंफ्यूजन है? नया कंफ्यूजन ये है कि एक लाई वर्ब और होती है, और ये भी आपकी कायदे से इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से देखना ही नहीं है। ये है आपकी, जिसका मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है? झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लाइड, और आईएनजी फॉर्म होती है लाइंग। बस ध्यान रख लेना, इसके साथ में सामान्यतः प्रेपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रेपोजिशन आती है? टू। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, चलो भाई दोबारा से समझेंगे क्या करना है हमें। अगर ऑब्जेक्ट आगे है
तो हमें पहले ये देखना है कौन सा टेंस चाहिए। पास्ट टेंस चाहिए तो ये आएगी, प्रेजेंट चाहिए तो ये आएगी। अगर वर्ब मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस या ई एस लगा देंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसको बेस फॉर्म में लिख देंगे प्रेजेंट में। पास्ट में सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ये आएगी। अगर हैज हैव हैड के बाद जरूरत है तो ये आ जाएगी। अगर इज एम आर के बाद में आईएनजी की जरूरत है तो ये आ जाएगी ट्रांजिटिव के केस में, अगर ऑब्जेक्ट दिया है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऐसे केस में फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है तो ये आ जाएगी। सिंगुलर फॉर्म की जरूरत है तो इसमें एस लग जाएगा, लाइज हो जाएगा। अगर आपको चाहिए सेकंड फॉर्म और इंट्रांजिटिव यानी बिना ऑब्जेक्ट के, तो सेकंड फॉर्म ये आएगी। यहां पे ज्यादा डाउट रहेगा, ये फर्स्ट फॉर्म में ट्रांजिटिव है और सेकंड फॉर्म में इंट्रांजिटिव सेम होती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लेन आपका होता ही है और ये आपकी लेइंग होती है, लाइंग होती है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सारे क्वेश्चंस का सही आंसर करेंगे भाई, क्या होगा। पहला सेंटेंस, राधिका ले द बैग असाइड एंड ले ऑन द बेड। अब देखो भाई, एक तो ये ले है और एक ये ले है, दो जगह ले आ रखी है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो, अब देखो इसके बाद में एक नाउन आ रखा है जो कि किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको वर्ब कौन सी चाहिए भाई, ट्रांजिटिव चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले के बाद में क्या रखा है, ऑन, जो कि एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे कैसी वर्ब चाहिए आपको, इंट्रांजिटिव। भाई इंट्रांजिटिव में ये ले वाली क्या है, सेकंड फॉर्म, और ट्रांजिटिव में ये ले वाली क्या है, फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इधर फर्स्ट फॉर्म लगा दो और इधर सेकंड फॉर्म। या तो दोनों जगह फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां भी और यहां भी, या दोनों जगह सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक बात है। अब मान लीजिए आपने कहा कि ये चलो बाद में, ये पहले फर्स्ट फॉर्म लग रही है, इसको भी फर्स्ट फॉर्म में कर दो, और इसको फर्स्ट फॉर्म में करने के लिए आपने लाइज लिख दिया। लेकिन फिर भी ये सेंटेंस सही नहीं हुआ। क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि राधिका है सिंगुलर, और अगर राधिका सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लेज होना चाहिए, ट्रांजिटिव में एस तो लगेगा ना। तो इसका मतलब है फिर यहां भी करेक्शन करो और यहां भी, दो जगह करेक्शन क्यों ही करें। इससे अच्छा क्या है कि ये तो पहले से पास्ट में है, ये वाली पहले से पास्ट में है, इसको भी पास्ट में लिख दो, इसको भी पास्ट में लिख देंगे। तो फिर आपका क्या बन जाएगा, अभी आपको बताया ही था, ये वाली जो ले है इसकी ट्रांजिटिव में एल ए आई डी, एल ए आई डी दोनों आपकी लेड होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, तो यहां पे लेड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, एल ए आई डी, तो लेड हो जाएगा। अगले वाला पार्ट आपका एकदम सही है क्योंकि वो V2 आपकी पहले से ही है। देखो सेकंड सेंटेंस, द बुक लेड ओपन ऑन द टेबल। अब देखो द बुक आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेड आपकी मेन वर्ब है। अब ये ओपन क्या है भाई, ओपन किसी का नाम तो है नहीं, किसी वस्तु को ओपन बोलते हैं हम। जैसे भाई हमने कहा बुक, बुक हमने बताया किताब जो होती है उसको बोलते हैं। जैसे हमने कहा मोबाइल, तो इसको आप मोबाइल बोलते हैं। हमने कहा लाइक चाबी, तो हम इसको चाबी बोलते हैं। क्या ऐसे ही हम किसी चीज को, हम जैसे कहा कीबोर्ड, तो हमने कहा इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। हमने, आपने कहा सर मार्कर, तो इसको मार्कर बोलते हैं। हर चीज, रिंग बोली तो इसको रिंग बोलते, हर चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, किसी न किसी चीज का हर एक नाम है। क्या ओपन किसी चीज का नाम है, नहीं भाई। तो इसका मतलब है ओपन आपका नाउन है नहीं, अगर नाउन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओपन आपका देखो, एक तो आपने पढ़ा था वर्ब होता है, दूसरा आपका ओपन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ओपन आपका और क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ओपन आपका और क्या होता है, एडजेक्टिव होता है भाई, ठीक है। तो ओपन यहां पे बेसिकली एक एडजेक्टिव है,
जैसे मैंने कहा द बुक इज ओपन, बुक खुली हुई है। ओपन आपका एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूं इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ओपन आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है आगे आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव तो तब आती है जब ऑब्जेक्ट आए। अगर इंट्रांजिटिव चाहिए तो लेड तो आपकी कैसी है, ट्रांजिटिव वाली है। तो ट्रांजिटिव वाली नहीं आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, ले आ जाएगी। हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेड की जगह पे ले लिखना पड़ेगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, ही लेड इन द ट्रैप, आगे इन प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे वर्ब कैसी चाहिए, आप कहोगे सर इंट्रांजिटिव चाहिए। दैट वॉज लेन, बी प्लस थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है और आगे बाई भी आ रखा है, इसका मतलब पैसिव सही है एकदम, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हेलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाई आ रखा है, बाई से पता चल रहा है पैसिव रहा होगा। और पैसिव में आप जानते हैं ट्रांजिटिव वाली वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव, तो आप कहोगे सर पैसिव में तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होती है। तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव चाहिए तो ये तो ट्रांजिटिव थी, इंट्रांजिटिव पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में V2 में क्या हो जाएगा, ले। और पैसिव में लेन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा भाई, लेड आ जाएगा। पैसिव में क्या आएगा, लेड आ जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, राधिका इज अ वेरी मेथोडिकल पर्सन, सी लाइज हर क्लॉथ्स। अब देखो हर क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो यहां पे वर्ब कैसी चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए कि नहीं भाई, ठीक है। बिफोर लेइंग इन बेड, इन आपकी प्रेपोजिशन है तो यहां पे कैसी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव चाहिए। अब यहां पे देखो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में इंट्रांजिटिव कौन सी होती है भाई, मतलब प्रेजेंट में ट्रांजिटिव कौन सी होती है, तो ले, और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेज लिख देंगे। और यहाँ पे इंट्रांजिटिव चाहिए तो इंट्रांजिटिव की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, लेइंग, LYING, लाइंग। नेक्स्ट देखेंगे, सी लाइड टू हर फादर। अब भाई देखो, टू अगर प्रेपोजिशन आ गई तो झूठ बोलने का सेंस है, झूठ बोलने के सेंस में लाइड लिखते हैं, LIED। भाई ये आपका पार्ट है वर्ब का, ले लाई का, इसी चीज पे कल की क्लास भी चलेगी अभी, ठीक है। कल की क्लास भी पूरी तरीके से इसी पे बेस्ड होगी, जिसमें हम रेज राइज पढ़ेंगे, अरोज अराइज पढ़ेंगे, फैल और फाल पढ़ेंगे, और इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम शुरू कर देंगे आपकी कौन सी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब पढ़ना, ठीक है। तो आज के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। बाकी आज वोकैब की क्लास भी नहीं ले पाए सुबह, कल क्लास सारी होंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।